अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। कल मैंने जो वीडियो बनाई थी तो उसके मैं थोड़े कमेंट्स देख रहा था, तो उनमें एक शेख माजिद साहब का कमेंट था। तो वो ये जानना चाहते थे कि उनकी आदत है कि वो थोड़ा बहुत नमक खाते रहते हैं बार बार, तो वो चाहते थे कि नमक के बारे में आप बताएं, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये जो मेरा चैनल है ये दिल की बीमारियां और जो ब्लड प्रेशर की बीमारियां होती हैं ये उनसे मुताल्लिक है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी बातचीत को उन्हीं तक ही यानी कि महदूद रखूं। और अभी हम बात करते हैं कि जो नमक होता है उसकी क्या अहमियत है दिल की बीमारी और ब्लड प्रेशर के लिए। लेकिन साथ ही मैं ये ज़रूर एक और चीज़ की बताना चाहूँगा आपको कि कल मुझे एक और दोस्त हैं, उन्होंने ये वीडियो देख के फिर बात की थी कि वो अपना इलाज करवा रहे हैं, उनके दिल के कुछ इश्यूज़ थे, तो उन्होंने मुझे अपनी रिपोर्ट्स भेजी, तो मैंने उनको रिव्यू करके तो अपना मशवरा दे दिया था। तो मेरी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आपका ब्लड प्रेशर या अगर हार्ट से रिलेटेड कोई भी मसला है तो आप जब मुझसे अगर आपका मुझसे रब्ता हो जाता है तो आप इसी तरह ही जो एक सवालात होते हैं उनके जवाब अगर मुझे देते हैं, और अगर कोई रिपोर्ट आपकी ऐसी आप मुझे वो भेज देते हैं तो मैं देख के अपना ओपिनियन आपको दे सकता हूँ। वापस आते हैं शेख माजिद साहब के इस सवाल की तरफ कि देखें जो नमक है उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। उसकी क्या वजह है कि पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है कि जहाँ पे नमक बहुत ज़्यादा आपको मैसर होता है, बहुत सस्ता है। लेकिन जितना ज़्यादा ये मैसर है, जितना ये सस्ता है, उतना ही ज़्यादा ये ख़तरनाक है। ये ज़ुबान के जायके या आपको खाना पसंद आ जाए उसकी हद तक तो बहुत बहुत ठीक है। लेकिन दो किस्म के मरीज़ ऐसे होते हैं कि जिनके लिए बहुत ज़रूरी है ये जानना कि नमक उनके लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है। और वो जो मरीज़ हैं उनमें से एक हैं ब्लड प्रेशर के मरीज़ या हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ या हाइपरटेंशन के पेशेंट, और दूसरे हैं वो जिनका हार्ट फेल होता है, जिनका हार्ट कमज़ोर होता है। तो दोनों पे मैं बात कर लेता हूँ नमक के जाविये से। सबसे पहले तो हम बात करते हैं उन लोगों के लिए कि जिनको ब्लड प्रेशर का मसला होता है। ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर हमारी जो खून की नालियाँ हैं उनमें जो खून बह रहा होता है उसका दबाव या बहाव का प्रेशर है। इसको उर्दू में हम कहते हैं बुलंद फिशारे खून, यानी खून के बहाव का ज़्यादा होना। अब हमारा जो दिल है वो मुसलसल जब इंसान पैदा होता है और जब दुनिया से जाता है इस पूरे अरसे के दौरान वो मुसलसल वो धड़कता है। हम मुट्ठी की तरह ये होता है और ये ऑन एवरेज कह सकते हैं कि 1 मिनट में 70 या 72 दफ़ा धड़कता है, और 60 से 100 जो बीट्स पर मिनट है वो नॉर्मल हमारी पल्स है। अब ये जब धड़कता है तो हर धड़कने के साथ, हर कॉन्ट्रैक्शन के साथ खून को पूरे जिस्म में फेंकता है। जो नालियां खून को लेके जाती हैं पूरे जिस्म के मुख्तलिफ सेल टिश्यूज़ की तरफ, उनको हम कहते हैं आर्टरीज। और फिर जहां से हर धड़कने के साथ जब जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होती है तो उसके बाद ये रिलैक्स होता है, उसके बाद ये वापस अपनी उस हालत में आता है जिसको हम रेस्टिंग स्टेट कहते हैं। तो खून जो है वो पूरे जिस्म से वापस आता है उसी एक धड़कन के साथ वापस दिल की तरफ, और जो नालियां लेके आती हैं वो हैं वेन्स। यहाँ पे जो हम ब्लड प्रेशर की बात करते हैं वो है आर्टरी से मुतल्लिक के खून की वो नालियां जो दिल से खून को मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों की तरफ लेके जाती हैं, यानी आर्टरीज के अंदर जो प्रेशर होता है तो उसको हम कहेंगे ब्लड प्रेशर, क्योंकि यही वो प्रेशर है जिसके खिलाफ हमारा जो दिल है वो काम कर रहा होता है। कैसे कि देखें, जब दिल खून को फेंकता है तो वो जिन नालियों के अंदर से फेंकता है आर्टरीज के अंदर, अगर उनके अंदर पहले ही बहुत ज़्यादा खून और उसके जो प्लाज्मा होता है या जो उसका महलूल होता है वो इकट्ठा है तो उसको उतनी ही दिक्कत होती है खून को फेंकने में। उस दिक्कत को हम आफ्टर लोड कहते हैं, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है, उस पर मैं किसी दिन दोबारा बात करूंगा। तो वो जो प्रेशर जो आर्टरीज के अंदर होता है उसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर या फिशारे खून। ये मैं आपको एक आला दिखाता हूँ, इसको हम स्फिग्नोमेनोमीटर भी कहते हैं, बीपी अपरेटस भी कहते हैं, या आप कह सकते हैं कि ब्लड प्रेशर को मालूम करने वाला आला। आपको मार्केट में ये मैनुअल भी मिल जाते हैं जिसको हम मरकरी वाला कहते हैं, पारा वाला कहते हैं, या फिर साथ आपको ये डिजिटल भी मिल जाते हैं। अगर आप मरकरी वाला लेते हैं तो अब ये देखें, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन ये इंतहाई अहम है ये जांचने के लिए कि क्या आपके घर में कोई ऐसा शख्स है जिसको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, जो मैं आगे बताऊँगा कि कैसे आपको पता चलेगा कि ब्लड प्रेशर कितना है। तो वो जो शख्स है, मर्द है, औरत है, उसको ब्लड प्रेशर हाई है। आप इसको ये प्रेस करें, ये इसका लॉक है, ये खुल गया है। अब आपने जब इसको लिड को खोला है तो ये आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर यहाँ पे आपको कुछ डिजिट्स नज़र आ रहे हैं, कुछ लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, आदाद। और ये जो है इसके अंदर आपको ये कफ नज़र आ रहा है। कफ क्या है? जो अक्सर आपने देखा होगा कि बाजू पे बांधने के लिए।
और ये इसका वो बल्ब है कि जिससे आप इसको प्रेशर को भेजते हैं इस मरकरी को ऊपर उठाने के लिए। ये इसका लॉक है, यहाँ पे ये आप देखें, ये लॉक है। अब मैं इसको अनलॉक करता हूँ। जब आपने बंद करके रखना होता है तो इसको आप हमेशा लॉक करते हैं। ये मैंने अनलॉक किया। अब जब आप किसी शख्स के, अपने घर के किसी भी, क्योंकि आना चाहिए आपको पता होना चाहिए कि कैसे इसको ऑपरेट करते हैं, कैसे इसको हम इस्तेमाल करते हैं जांचने के लिए कि किसी को ब्लड प्रेशर है कि नहीं। जब ये कफ जो है ये आप बाजू के ऊपर के हिस्से पे बांध देते हैं, और ये भी जो आपने कफ बांधना होता है, क्योंकि देखें एक जो है अभी फॉर एग्जांपल अगर आप देखें ये उतरा है तो आप इसको लगा सकते हैं। ये कोई ये वो जगह होती है जहाँ पे इसकी ये ट्यूबिंग अटैच की जा सकती है। इसकी दो ट्यूबिंग्स होती हैं, एक बल्ब के साथ लगी हुई है जिससे आपने ये प्रेशर अंदर बनाना होता है, और एक लगी हुई है यहाँ पे। अब मैं जैसे ही ये मैंने कफ को लगाया है बाजू पे, और उसके बाद मैं इसको अगर इसमें हवा भरता हूँ तो आप देखेंगे कि जो मरकरी है वो ऊपर की तरफ जाएगा। अगर मैं इस प्रेशर को रखता हूँ यहाँ पे तो आपको ये मरकरी ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अभी ये नीचे इसलिए आ रहा है कि क्योंकि ये इस पे अभी मैंने बाजू पे नहीं बांधा हुआ। लेकिन मैं इसको पहले लॉक करता हूँ बल्ब को। पहले ये खुला हुआ था, लूज था, अब ये बल्ब लॉक हो गया। अब अगर मैं प्रेशर मारूंगा तो आप देखेंगे कि मरकरी जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। ये आप देख लें। अब मैंने इसको पकड़ा ऐसे। अब जैसे मरकरी ऊपर गया है, अब मैं इसको लूज करूंगा तो आप देखेंगे कि साथ साथ ये नीचे आ रहा है। ये मैं फिर बताता हूं कि इसका मकसद क्या है। ठीक है। अब मैंने दोबारा अगर मैं आपको दिखाऊं कि मैंने बल्ब में हवा भरी है, मरकरी ऊपर गया है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको नीचे लेके आता हूं, और ये आपको नजर आ रहा है कि डिजिट लिखे हुए हैं। अब ये जो कफ होता है इसके मुख्तलिफ साइजेस होते हैं। इस कफ के मुख्तलिफ साइजेस हैं, ये आप देख रहे हैं। अगर मैं इसको बल्ब को भी इससे डिटैच कर सकता हूं, ये बल्ब डिटैच हो गया है। एक इसका ये साइज है। अगर कोई बड़ा शख्स है, मर्द या औरत, उनके लिए ये साइज है। ये साइजेस लिखे होते हैं बुनियादी तौर पे। अगर आप गौर करें तो ये साइजेस यहाँ पे लिखे होते हैं। ये आर्म सर्कमफ्रेंस कहते हैं हम, कि हम पूरा वो मेजर करते हैं और उसके हिसाब से फिर एडजस्ट करते हैं कि क्या हमें ये तीसरा कफ आप देखें, इसकी भी वैसे ही दो ट्यूबिंग्स हैं, एक यहाँ पे लगाने के लिए और एक बल्ब के साथ, और इस पे भी ये आप ये बेसिकली इसके अंदर एक ये जो आप ये देख रहे हैं, तो आप हमें साइज रखना होता है उस शख्स के हिसाब से कि जिसका हमने ब्लड प्रेशर चेक करना है। क्योंकि अगर एक शख्स मोटापा का शिकार है और आप उसमें जो कफ इस्तेमाल कर रहे हैं वो छोटे साइज का है, तो उसका ब्लड प्रेशर अगर नॉर्मल भी होगा तो आपको वो ज़्यादा पता चलेगा। लेकिन अगर किसी शख्स में कोई पतला मर्द या औरत है, उसका बाजू पतला है, लेकिन अगर आप उस पर बड़े साइज़ का जो कफ लगा देंगे तो उसका जो ब्लड प्रेशर आएगा, अगर वो ज़्यादा भी हुआ तो वो आपको नॉर्मल या कम बताएगा, लेकिन वो फेक रीडिंग होगी। एक तो ये आपने जहन में रखना है। और जब आप एक दफ़ा ब्लड प्रेशर ये चेक कर लें तो उसके बाद आपने क्या करना होता है, इसको टिल्ट करना है तो मरकरी नीचे चला जाएगा। उसके बाद इसको लॉक करना है, और लॉक करके आप इसको बंद करके ये आप रख सकते हैं। तो ये क्या है, ये है स्फिग्नोमैनोमीटर या बीपी अपरेटस। अब किसी भी शख्स का ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए आपको दूसरी जो चीज़ चाहिए होती है वो स्टेथोस्कोप चाहिए होती है, ये जिसको हम देखते रहते हैं कि डॉक्टर्स पहनते हैं। तो एक इसकी ये ट्यूबिंग है, एक ये ईयर पीसेज हैं कि जो एक ख़ास डायरेक्शन बनी होती है तो हम लगाते हैं कानों के अंदर, और एक इसका ये हिस्सा है। इसके दो हैं, इसको हम बेल कहते हैं और इसको हम डायाफ्राम कहते हैं। आप अगर इसको ऐसे मूव करेंगे तो बेल भी इंगेज हो सकती है, और अगर आप ऐसे करेंगे तो ये डायाफ्राम इंगेज हो जाएगा। बेल होती है कम पिच की क्वालिटी की जो साउंड्स होती हैं, वो हम मरमर देखने के लिए करते हैं। दिल के जो वेल्व होते हैं अगर उनका प्रॉब्लम हो तो उसके लिए हम अक्सर बेल इस्तेमाल करते हैं, और वरना आम तौर पे हम डायाफ्राम इस्तेमाल करते हैं। चाहे हमने ब्लड प्रेशर चेक करना हो, हमने मरीज़ की का सीना सुनना हो, उसके दिल की आवाज़ें सुननी हो, जो आम रूटीन में हम डायाफ्राम, ये जो आप देख रहे हैं, तो डायाफ्राम आपने रखना होता है आर्टरी के ऊपर। खून की एक नाली जो कि आपके बाजू में यहाँ पे है, इसको हम कहते हैं ब्रेकियल आर्टरी, और इसको हम कहते हैं रेडियल आर्टरी। यहाँ पे कफ बांधा जाएगा
और वो मैं आपको बता चुका हूँ कि साइज़ के हिसाब से कि आर्म सर्कमफ्रेंस होता है पूरा, हम उसके 3/4 पे इसका एक बल्ब लगा होता है इसके जो कफ के अंदर, वो जो मैंने आपको बताया था अलहदा से पट्टी, तो वो 3/4 को कवर करे, वो पूरा एक टेक्निकल चीज़ है। वो आपको कोई ना कोई आपके महल्ले का जो क्लिनिक है वहाँ पे डॉक्टर या वहाँ का अमला आपको थोड़ा सा गाइड कर सकता है। एक दफ़ा उसको बांध के फिर आपने बीपी ऑपरेटस में वो हवा भरनी है बल्ब के ज़रिए, तो मरकरी ऊपर जाएगा। उसके बाद उसकी जो आवाज़ें आ रही होती हैं यहाँ पे, ये जो आर्टरी है इसको ब्रेकियल कहते हैं, आप महसूस कर सकते हैं अभी खुद ही। और फिर आप क्या करेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आप हर कुछ सेकंड्स के बाद ये जो बल्ब आपके हाथ में होता है जिससे आप हवा भरते हैं, तो उस प्रेशर को कम करेंगे। जैसे जैसे आप कम करेंगे तो देखें पीछे साइंस क्या है कि आपने प्रेशर को ऊपर ले जाके आर्टरी का जो फ्लो है, जो यहाँ से जो इसका हिस्सा आ रहा है, तो आपने उसको रोक दिया। लेकिन एक ख़ास प्रेशर पे आके जब वो फ्लो बहाव दोबारा शुरू हो जाएगा, तो आपने जो स्टेथ लगाई हुई है, जो आपने कानों में वो लगाई होती है टूटी, तो उससे आपको आवाज़ आना शुरू हो जाती है। जो आवाज़ आना जिस लेवल पे शुरू हो, इसको हम कहते हैं ऊपर वाला ब्लड प्रेशर या सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो नॉर्मल होता है 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। मिलीमीटर ऑफ मर्करी किस लिए कहते हैं? क्योंकि पारे का प्रेशर हम मेजर कर रहे हैं। और उसके बाद आप उसको मजीद ऐसे हर कुछ सेकंड के बाद कम करते जाते हैं, और जैसे आप कम करते जाते हैं तो एक जगह पे आके वो जो कान में आपके आवाज़ आना ठक 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 ठक, जो कि आर्टरी के अंदर खून के बहाव की थी, वो इतनी कमज़ोर पड़ जाती है, तो फिर आप उसे कहते हैं नीचे वाला ब्लड प्रेशर या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो कि 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है नॉर्मल। यानी जब वो फ्लो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, जो आपने पहले बांधा हुआ था, फिर फ्लो शुरू हुआ तो आवाज़ आना शुरू हुई, फिर एक उस स्टेज पे आके वो इतना फ्लो ड्रॉप हो जाता है कि आवाज़ तकरीबन गायब हो जाती है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो 120/80 है, लेकिन किसी का ब्लड प्रेशर जब 130 ऊपर वाला और नीचे वाला 85 या मैक्सिमम 90 से ऊपर जाना शुरू हो जाए, तो फिर ब्लड प्रेशर के मसाइल शुरू हो जाते हैं, जिसकी ग्रेडिंग है ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, उस पर किसी दिन फिर मैं बात करूंगा। तो आपके घर में अगर आप ये नमक की बात जानना चाहते हैं ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए इसकी क्या अहमियत है, तो आपके घर में ये आला ज़रूरी है। दूसरा, आपने ये ख्याल रखना है, लोग जाते हैं और जाके फार्मेसीज पे कहते हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर चेक करें। लोग खड़े हैं, उनका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है और उनको बताया जाता है, और बाद में वो ब्लड प्रेशर की दवाई ले लेते हैं। कुछ ही देर के बाद उनको चक्कर आते हैं और उनको मसला बन जाता है। वजह क्या है? ब्लड प्रेशर के चेक करने का एक ख़ास तरीका है कि जब भी आपने खुद अपने घर में किसी का या किसी दोस्त का ब्लड प्रेशर चेक करना है, तो उनको आरामदेह किसी भी चेयर पे बिठाएं जहाँ पे वो टेक लगा लें। 5 मिनट के लिए वो टेक लगा के रिलैक्स होकर बैठें। उसके बाद उनके बाजू पे जब आपने ये कफ बांधना है, तो कोई और शख्स उनके बाजू को नीचे से सहारा दे और वो उस पर अपने बाजू को गिरा दें। फिर ब्लड प्रेशर चेक करें और वो ब्लड प्रेशर आपका असल रीडिंग होगी। अगर पहली दफ़ा चेक किया जा रहा है तो दोनों बाजुओं में चेक करें। ये भी बड़ी अहम बात है, क्योंकि फ़र्क होता है जिसको हम कोआर्क्टेशन ऑफ एओर्टा कहते हैं, लेकिन दोबारा वो एक लंबी, फिर वही है कि एक नई बहस शुरू हो जाएगी, तो उधर हम अभी नहीं जाते। तो ब्लड प्रेशर का चेक करने का ये सही तरीका है, और कोशिश करें कि किसी एक रीडिंग पे फौरी तौर पे मरीज़ को कोई दवाई ना दें, डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। अब आते हैं ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए नमक की क्या अहमियत है। जब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ब्लड प्रेशर क्या है, खून की जो नालियाँ हैं आर्टरीज़, उनके अंदर जो आपका खून मौजूद है, उसका प्रेशर, उसका दबाव खून की नालियों के ऊपर, उसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। अब फ़र्ज़ करें कि कोई शख्स नमक खाता है, उसने नमक खाने के बाद, हम अक्सर कहते हैं कि हमने आज चिकन कढ़ाई खाई है, आज हमने फ़िश खाई है तो हमें प्यास बड़ी लग रही है। आम लोग यही समझते हैं कि ये शायद उसकी वजह से है कि हमने जो गोश्त खाया है। नहीं दोस्तों, ये बनी होती हैं ज़्यादा नमक में, चटपटे खाने होते हैं ये। वो जो नमक हमारे जब खून की नालियों में या हमारे ब्लड का हिस्सा बनता है, तो उससे हमारे खून में गाढ़ापन ज़्यादा होता है, जिसको हम कहते हैं ऑस्मोलैरिटी, वो बढ़ जाती है, हाइपर ऑस्मोलर हो जाता है हमारा खून। वो जैसे ही ऑस्मोलैरिटी बढ़ती है, तो हमारा जो दिमाग है उसका एक हिस्सा है जिसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस, गहराई में होता है, तो उसको ये जाके पैगाम जाता है, जी ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई है, ये चीज़ ठीक नहीं है, तो पानी अरेंज किया जाए। तो हमारा जो वहाँ पे प्यास का मरकज़ है वो एक्टिव हो जाता है, और वो फिर हम पानी पीते हैं उस ऑस्मोलैरिटी को कम करने के लिए। लेकिन इन दो अमल के नतीजे में हमारे खून की नालियों में नमक भी इकट्ठा हो गया और उसमें पानी भी इकट्ठा हो गया, और इन दोनों के नतीजे में दबाव बढ़ता है खून की नालियों पे और ब्लड प्रेशर हमारा ऊपर चला जाता है। ये बड़ी अहम बात है, इस चीज़ को आपने समझना है। अब मैं एक मिसाल दे के समझा देता हूँ कि अफ्रीका में जब पानी की कमी होती है,
तो वहाँ के लोगों को पता नहीं चलता कि कहाँ पे चश्मे हैं जो छोटे मोटे अभी पड़े हैं, जो सूखे नहीं हैं, वहाँ पे पानी है। तो उसका उन्होंने एक हल निकाला हुआ है। वो क्या करते हैं कि उस इलाके में किसी बंदर को पकड़ते हैं, उसको दरख्त के साथ बांध देते हैं और उसको खाने खिलाते हैं, यानी जो भी उसको पसंद होता है, लेकिन हर खाने में बहुत ज़्यादा नमक डालते हैं। अब वो क्योंकि बंदर को भूख लगी होती है तो वो नमकीन चीज़ें खा लेता है, लेकिन उस नमकीन चीज़ें खाने की वजह से उसके जिस्म में, खून की नालियों में उसकी ऑस्मोलैरिटी या खून का गाढ़ापन इतना ज़्यादा हो जाता है कि जैसे ही वो उसको छोड़ते हैं तो वो वहाँ से सीधा सिर्फ एक तरफ जाता है, और वो होता है कि जो चश्मे छुपे होते हैं ज़मीन के कुछ ऐसे हिस्सों में कि जो आम इंसानों के लिए मुश्किल होता है तलाश करना, पहाड़ियों के दरमियान कहीं पे, तो वो जो अफ्रीकी होते हैं वो उनका पीछा करते हैं और उनको पानी का कोई ना कोई सोर्स या ज़रिया मिल जाता है। यानी यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नमक जो है वो आपको प्यास बढ़ाता है, प्यास के बाद आप पानी पीते हैं, और नमक वाला पानी हमेशा आपके खून का हिस्सा ही बनता है। किसी के घर में जब कम ब्लड प्रेशर की वजह से जब भी कोई गिरता है, कि जब किसी को चक्कर आते हैं, तो एक ही काम किया जाता है कि एक बोतल लेते हैं जैसे कोई भी, और उसके अंदर नमक डाल के पिला देते हैं। उसके पीछे भी यही साइंस है कि जब ये नमक वाला पानी पिएगा तो ब्लड प्रेशर ऊपर आएगा। तो पहली तो बात आप समझ लें कि अगर आप या आपके घर में कोई ब्लड प्रेशर का मरीज है तो उसके लिए अलहदा खाना बनाएं जिसमें हल्का नमक हो। हमारे पास अक्सर जो मरीज आते हैं जो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन जिनको होती है, उसमें एक स्टोरी बड़ी कॉमन होती है कि इन्होंने कल नमक वाला खाना खाया था किसी शादी पे जाके, या किसी दोस्त ने दावत की थी, या खुद ये अपनी फैमिली के साथ कहीं पे गए थे किसी होटल से, क्योंकि होटलों में यही खाने मिलते हैं। तो पहली तो नमक की अहमियत हो गई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए। अब हम आते हैं कि जो दिल फेल होता है, जिन लोगों का बार बार या दिल फेल हुआ होता है, तो उनमें नमक की क्या अहमियत है। पहले तो ये मालूम करें कि दिल फेल कहते किसे हैं। वो लोग जिनको दिल के अटैक हुए हों, या वो लोग जो शुगर के मरीज हों, तो उनके अंदर दिल के अटैक हो भी जाते हैं तो उनको पता नहीं चलता क्योंकि दर्द नहीं होता उनको, और उसकी वजह क्या होती है, डायबिटिक न्यूरोपैथी। जैसे अक्सर इन लोगों को अगर पाँव में भी कोई चोट लग जाए तो इनको एहसास नहीं होता, तो इसी तरह से इनको चेस्ट पेन कम होता है और इनको दिल के अटैक हुए होते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि किसी शख्स को पहले दिल का अटैक हुआ है या नहीं? उसका बड़ा आसान सा तरीका होता है, आप अपने डॉक्टर से बात करें, वो आपके 2 टेस्ट करेंगे जिसके वजह से वो आपको बता सकते हैं कि आपके दिल को अटैक की वजह से नुकसान हुआ है कि नहीं। ये जो दिल के पट्टे हैं वो काम सही कर रहे हैं या उनको नुकसान हुआ है, क्योंकि दिल क्या है, वो मसल्स हैं, कार्डिक मसल्स हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और खून को फेंकते हैं। यानी ऐसे जैसे एक खिलाड़ी है जो मुसलसल खेल रहा है और गेंद को फेंक रहा है, तो उसके मसल्स ऑटोमेटिकली फिर वो स्ट्रांग रहने चाहिए। अब जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो एक आपकी ईसीजी करते हैं और एक आपका दिल का अल्ट्रासाउंड, जिसको हम एकोकार्डियोग्राफी कहते हैं, वो करते हैं। जो ईसीजी है वो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, यानी दिल की जो बरकी कैफियत है या बरकी रो है या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसके बारे में बताते हैं। और ईसीजी में आपका डॉक्टर एक ख़ास किस्म की एक वेव होती है जिसको हम कहते हैं पैथोलॉजिकल क्यू वेव, यानी वो एक टेक्निकल चीज़ है, उसकी गहराई के हिसाब से वो बताते हैं कि आपको फलां जो दिल की दीवार है उसको नुकसान हुआ है क्योंकि आपको पहले दिल का अटैक हुआ था। और अगर उस चीज़ को कंफर्म करना हो तो दिल का अल्ट्रासाउंड किया जाता है, यानी एकोकार्डियोग्राम। ग्राम या ग्राफी कहते हैं तस्वीर को, कार्डियो कहते हैं दिल को, और एको क्या होता है, वो जो आपकी एको साउंड्स होती हैं, यानी अल्ट्रासाउंड वाली जो वेव्स होती हैं, तो जिसकी मदद से कंफर्म हो जाता है कि दिल की फलां जो दीवार है वो काम सही नहीं कर रही। मेरा आप लोगों को मशवरा है कि जब भी आप अपने किसी भी प्यारे, चाहे वो बुजुर्ग हों चाहे वो मिडिल एजेड हों, उनके बारे में जानना चाहें कि इनके दिल की दीवारों को नुकसान तो नहीं हुआ, तो आप उनका एकोकार्डियोग्राम करवाएं या दिल का अल्ट्रासाउंड करवाएं, और उसमें 2 चीज़ों को खसूसी तौर पे देखें। वो क्या 2 चीज़ें हैं? एक है इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्शन फ्रैक्शन किसे कहते हैं कि जैसे जब दिल रिलैक्स होता है तो खून जो है पूरे जिस्म से वापस दिल में आता है, उसके बाद जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, तो उस खून को पूरे जिस्म में फेंकता है। जितना वो फेंक पाता है उसको हम कहते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन, यानी इजेक्ट क्या होता है, फेंकना, और उनमें से कितना फेंका गया उसे कहते हैं फ्रैक्शन। अगर एक दिल बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, तो 60 से 70% तक वो जो ब्लड उसके अंदर आया होता है उसको फेंक पाता है पूरे जिस्म में वापस। इसे कहते हैं कि 70% या 60% या 55% से ऊपर लाजमी होना चाहिए नॉर्मल दिल के लिए। अगर किसी की इजेक्शन फ्रैक्शन है 55 से कम, इसका मतलब है दिल की कहीं ना कहीं पे नुकसान हो चुका है और ये दिल के अंदर वो कुव्वत जो उस खून को पूरे जिस्म में फेंकती है वो कम हो चुकी है।
और बाज़ औक़ात लोगों की खुदा न खास्ता हार्ट अटैक की वजह से 25%, 30%, 40% होती है। तो इसका मतलब है कि इनको दिल के अटैक की वजह से इनके पट्टों को नुकसान हो चुका है, दिल के पट्टों को। एक तो ये आपने देखना है कि आपके मरीज़ की लिखी होती है कि इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल 50, 55, 60 या जितने भी फीसद लिखी होगी, और आपके मरीज़ की कितनी है, एक इसको देखना है। और दूसरा देखना है, एक जुमला लिखा होता है कि दिल की 3 दीवारें होती हैं बड़ी, यानी एंटीरियर होती है, लैटरल होती है, और पोस्टीरियर एक छोटी सी दीवार होती है, वरना नीचे वाली होती है जिसको हम इन्फीरियर कहते हैं, यानी सामने वाली, साइड वाली और नीचे वाली। तो वहाँ पे लिखा होगा कि मूवमेंट नॉर्मल है या हाइपोकाइनेजिया है या एकाइनेजिया। काइनेटिक कहते हैं हरकत को, ए का मतलब होता है एब्सेंट, एकाइनेटिक होगा कि ये हरकत ही नहीं कर रही। हाइपो कहते हैं जो नॉर्मल होती है उससे कम के दर्जे को हम हाइपो कहेंगे, कि हाइपोकाइनेटिक का मतलब है कि ये कर रही है हरकत लेकिन कम हरकत कर रही है। तो ये जरूर देखें कि दिल की 3 दीवारों में से कौन सी दीवार जो है वो कम हरकत कर रही है। तो ये अल्ट्रासाउंड होता है दिल का, तो इससे पता चल गया। तो नमक से इसका क्या ताल्लुक है? जितना हम नमक खाएंगे उतना हम पानी पिएंगे, जितना हम नमक और पानी इकट्ठा हमारे जिस्म में होगा, खून का जो लेवल है, खून का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। जितना ज़्यादा वो बढ़ेगा उतना ज़्यादा वो दिल को फेंकना पड़ेगा, जितना ज़्यादा उसे फेंकना पड़ेगा उतना ज़्यादा उसके ऊपर वापस फिर आके दबाव डालेगा। हार्ट के मसल्स अगर वीक हो चुके हैं, कमज़ोर हो चुके हैं और वो फेंक नहीं पाते तो वो किधर जाएगा? मैंने कल की वीडियो में जिक्र किया था कि पूरे जिस्म से ब्लड जाता है हमारे दिल की दाईं साइड पे, राइट साइड से। वो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कि जिसके अंदर से ऑक्सीजन निकल चुकी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है, इसको हम गंदा खून भी कह सकते हैं। ये जाता है फेफड़ों में, फेफड़े उसके अंदर ऑक्सीजन डाल देते हैं जो हम बाहर से लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं जो हम बाहर निकाल देते हैं। फिर ये जो दिल की दाईं साइड से पल्मोनरी आर्टरी के जरिए फेफड़ों में गया था, तो पल्मोनरी वेन के जरिए दिल की बाईं साइड पे जाता है और बाईं साइड इसको फेंक देती है सारी तरफ। अब दिल की जो बाईं साइड है वो उसका जो बड़ा खाना है जिसको हम लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं, अक्सर दिल का जो अटैक होता है वो इसको मुतासर करता है, क्योंकि यही मेन पंप है, यही वो मेन है जो पूरे जिस्म में बार बार खून को फेंकता है। जब ये आगे नहीं फेंक सकता तो ऑटोमेटिकली वो जो दिल का प्रेशर है, दिल का बहाव है, या जो इतनी मिकदार है वो फेफड़ों की तरफ जाती है, और फेफड़ों से उसमें जो पानी रस के हमारी सांस की नालियों में आता है और सांस खराब होता है, जिसके बाद जब लोग हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो अक्सर उनको झाग निकल रही होती है उनके मुंह से। वो क्योंकि जब सांस की नाली भर जाती है तो आप ऐसे ही है जैसे आप डूब रहे हैं और आप सांस ले रहे हो। तो ये वो मरीज होते हैं जो अक्सर हमारे पास आते हैं हार्ट फेलियर के साथ, जिनके फेफड़ों में इसलिए पानी जा चुका होता है कि दिल उनका कमज़ोर था, उन्होंने नमक वाला ज़्यादा खाना खाया, जिसकी वजह से ये सारे मसाइल बने। तो मुझे उम्मीद है शेख साहब कि आपको ये बात की समझ आई होगी कि नमक का इस्तेमाल जो है वो हर मरीज़ के लिए ठीक नहीं है, हर शख्स के लिए ठीक नहीं है, और नमक का कम से कम इस्तेमाल आपकी ज़िंदगी में हमेशा आपको काम आने वाली चीज़ है। आप इस्तेमाल करें लेकिन बहुत ज़्यादा नमक वाली चीज़ें इस्तेमाल ना करें, और ख़ास तौर पे 3 किस्म के मरीज़। तीसरे किस्म के मरीज़ को मैंने इसलिए डिस्कस नहीं किया कि वो गुर्दों के मरीज़ होते हैं, और क्योंकि ये चैनल दिल के मसाइल और ब्लड प्रेशर के मसाइल से मुताल्लिक है, वरना 3 किस्म के मरीज़ हैं जिनको नमक का जो इस्तेमाल है वो अपने डॉक्टर के मशवरे के हिसाब से करना चाहिए। वो जिनको हाई ब्लड प्रेशर का मसला है, वो जिनको दिल के अटैक हो चुके हैं, जिनका दिल कमज़ोर है, और वो जिनके गुर्दे सही काम नहीं कर रहे। तो कोई मज़ीद ऐसी हुई वीडियो जो आपके सवालात के सिलसिले में मैं बनाऊं, या हो सकता है वो कोई अपडेट सामने आती है तो ज़रूर मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।